हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं लास्ट 3 चैप्टर, चैप्टर 9, 10 एंड 11। अभी तक हम 8वां चैप्टर कर चुके हैं, काफी डिटेल में हमने उसको किया था। आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स देखेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली आखिरी के चैप्टर्स में क्या है। देखिए, आखिरी के चैप्टर्स जो है वो ताल्लुक रखते हैं सोशल रिफॉर्म से, वो ताल्लुक रखते हैं सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। बहुत ज़्यादा इन चैप्टर्स में हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, एजुकेशन को लेके, सोशल डेवलपमेंट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस पर चर्चा की गई है। मेरे वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 बात करता है सर्विस सेक्टर की। देखिए, सर्विस सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई है, किस तरह से बैंक क्रेडिट सर्विसेज सेक्टर को, या बैंक क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी है। जैसे कि आप देखें, सर्विस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर आएगा, सर्विस सेक्टर इन जनरल आएगा, रिटेल ट्रेड आएगा। तो हर जगह जो है क्रेडिट की ग्रोथ बड़ी है, बैंक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया है। इसके अलावा इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स में, वो लगभग 4% अब टच कर रहा है। यानी टोटल अब देखेंगे जो वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें टेक्निकली हम ऑलमोस्ट 4% अब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे किस तरह से आईटी सेक्टर का और बिजनेस प्रोसेस जो सोर्सेज हैं जो एक्सपोर्ट है, वो भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हार्डवेयर और ई कॉमर्स नहीं रखा गया, ये आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करता है। तो इसमें भी हम काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जोग्राफिकल ब्रेकअप भी यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो यूएस में है, देन उसके बाद आप देखेंगे यूके है, देन उसके बाद यूरोप है, देन फाइनली बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 3.3% है। गवर्नमेंट कह रही है अपने सर्विस सेक्टर को बेटर बनाने के लिए हमने कुछ टेलीकॉम रेगुलेशंस को हटाया है आईटी बीपीओ सेक्टर में। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक मेजर रिफॉर्म लिया है, लिबरलाइज किया है टेलीकॉम रेगुलेशन का। साथ ही साथ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स की जो लीगल पार्लेंस है, जो डेफिनेशन है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस की हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विस कंपनीज के लिए, जो कि टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज चला रही हैं, उनके लिए भी टेलीकॉम रिसोर्सेज अगर वो यूज कर रही हैं तो उस पर कुछ रजिस्ट्रेशन जैसा एक मैकेनिज्म है ओएसपी का, जो कंप्लायंस था, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलैक्सेशन दी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा जो कम्बरसम एप्लीकेशन का प्रोसेस था उसको हमने हटा दिया है। ईपीएबीएक्स अगर आप यूज करते हैं, एक मशीन होती है कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं, तो इसके लिए कुछ कंप्लायंसेस चैलेंजिंग थे, हमने उन कंप्लायंसेस को हटा दिया है। इसके अलावा बाकी सर्वे में कुछ खास नहीं। इस चैप्टर में सागरमाला प्रोग्राम की बात की जाती है, किस तरह से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। यहाँ पे एक डेवलपमेंट जो है उसकी बात की जा रही है कि पोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट कैसे कंट्री में आएगा। देखिए, आपके पोर्ट जितने ज़्यादा कैपेबल होंगे, जितने बेटर होंगे, उतना वर्ल्ड ट्रेड में आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि आप वर्ल्ड के मैरीटाइम रूट के पास में हैं, तो आपके लिए इन पोर्ट्स को डेवलप करना, इन पोर्ट्स को एफिशिएंट बनाना काफ़ी नेसेसरी है। काफ़ी लंबे समय से हम नेविगेबल वाटरवेज पे भी काम कर रहे हैं। 14,500 किलोमीटर का एक लॉन्ग पोटेंशियल नेविगेबल वाटरवेज हैं भारत के लिए, जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए कोर हमारा यही है कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो इसमें अपना योगदान दे और अल्टीमेटली इस तरह की जो कनेक्टिविटी है उसको एनहांस करे। इसके अलावा यहाँ पे ड्रोन रूल्स 2021 की बात की गई है, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन रूल्स पब्लिश किए थे। इन रूल्स को पहले बहुत स्ट्रिंजेंट माना जाता था, रेस्ट्रिक्टिव माना जाता था, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रिक्वायर्ड था। अब माइक्रो ड्रोन है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस ड्रोन है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ अप्लायंसेस को, आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपको कंप्लायंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टू फ्लाई जोन हुआ, अब इसको फ्री टू फ्लाई जोन को बढ़ाने की बात की जा रही है। ग्रीन जोन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, जिससे आप इजीली ड्रोन को फ्लाई कर सके। तो लिबरलाइज ड्रोन रूल्स की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। बहुत सारे अप्रूवल्स थे, अब उनको हटा दिया गया। पहले 25 अप्रूवल चाहिए होते थे, अब केवल 5 अप्रूवल चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके, सर्टिफिकेशन को लेके, कोर्ट ऑपरेटर परमिट को लेके गवर्नमेंट ने काफी रिलैक्सेशन रखा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इन अप्रूवल्स को अबॉलिश कर दिया है, जैसे कि यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, ड्रोन पोर्ट ऑथराइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस आपको चाहिए, आरएनडी, ऑपरेटर परमिट, मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन, ये सब हटा दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फीस है, लगभग वो जो टाइप्स हैं, पहले 72 टाइप की फीस देनी पड़ती थी, अब केवल 4 तरह की फी देनी पड़ेंगी। एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी रूल्स है, लगभग 500 किलोमीटर 500 केजी तक का जो ड्रोन है उसको रेगुलेशन की जरूरत चाहिए। पहले हाँ ये 300 केजी था, तो अब 500 केजी, अगर ड्रोन है 500 केजी का, तो उसको रेगुलेशन की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन टैक्सीज, हैवी पेलोड कैरिंग ड्रोन जो है वो इन रूल्स के एम्बिट में अब ले आए गए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली इससे अब
जो गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग है, जो गवर्नमेंट की ओवरऑल जो जो पूरा का पूरा इस पे कंप्लायंस है वो बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है सिंप्लीफाइड एक्सेसिबल सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात की गई है। ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है ये डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, वन स्टेप वन टाइम क्लियरेंसेस फॉर ड्रोन ओनरशिप है। ये सारी चीजें जो है वो हम कर रहे हैं। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टर्स के लिए भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ड्रोन्स को। तो अपने ड्रोन्स के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जनरेट कर सकते हैं, वहां से वो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है ये एक तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस बन जाएगा, जहां से आप अपने ड्रोन को रजिस्टर कर लीजिए, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लीजिए और अल्टीमेटली आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रायोरिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो चाहिए होती थी वो हटा दी गई है। एक्सपेंडेड एरिया ऑफ ड्रोन ऑपरेशन है कि देखिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन जोन होता है जो जो जहां पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर एक येलो जोन होता है, फिर एक रेड जोन होता है। तो इस तरह से जो कलर कोडेड जोन्स हैं उनको प्रॉपर ड्रॉ कर दिया गया है। इसमें फ्री जोन्स को आपने किस तरह से बढ़ाया है, साथ ही साथ जो प्रायर परमिशन वाले जोन्स हैं, नो फ्लाई जोन्स हैं, उनको भी प्रॉपरली मार्क कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है ग्रीन कैटेगरी में है। इससे क्या होगा, एक्सेसिबल एयर स्पेस है, आप अपने ड्रोन को वहां पे फ्लाई कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज के लिए देखिए यहाँ पे रेगुलेशंस को ईज अप किया गया है। जो भी फॉरेन ओन्ड है या फिर जो भी कंट्रोल्ड है इंडियन कंपनीज, जो फॉरेन कंट्रोल्ड इंडियन कंपनीज हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं ड्रोन ऑपरेशंस इंडिया में। इससे क्या होगा कि इंडिया में रोजगार भी आएगा, लेकिन हाँ इंपोर्ट जो होंगे वो रेगुलेट करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी को रेगुलेशन दिया गया है। रिमोट पायलट लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है अगर आप माइक्रो ड्रोन, ठीक है, जैसे आप और मैं मिलकर एक ड्रोन लेते हैं, मतलब हम लोग कोई ड्रोन उड़ाते हैं अपने घर के बाहर, तो फिर हम लोग को इस तरह का कोई भी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नैनो ड्रोन्स पे इस तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। रिमोट पायलट का जो लाइसेंस है वो आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन देगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा जब से आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया, सर्टिफिकेशन आपने ले लिया, आपको 15 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा अगर आप कमर्शियल पर्पस का ड्रोन यूज कर रहे हैं। रिलैक्सेशन कर दिया गया R&D फैसिलिटीज में, और पेनल्टीज जो हैं वो अब 5 लाख से 1 लाख कर दी है। लेटर से किसी की से कोई मिस्टेक कमिट हो जाती है तो इतनी ज्यादा पेनल्टी उस पर नहीं लगाई जाए। इसी के साथ साथ एक रिवाइज गाइडलाइन भी आई है कि किस तरह से एक्वायर करना, प्रोड्यूस करना जियो स्पेशल डेटा। देखो जियो स्पेशल डेटा काफी नेसेसरी है लैंड मैपिंग के लिए, ठीक है, रिसोर्स मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए। ये डेटा काफी नेसेसरी हो जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए। सैटेलाइट से इन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए एक्वायर करना, प्रोड्यूस करना थोड़ा सा ईजी कर दिया गया। पहले काफी ज्यादा क्रिटिकल था, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से वो एक्वायर, क्रिएट और जियो स्पेशल डेटा का यूज किया जा सकता है मैप्स के द्वारा। ये क्रिटिकल है मैपिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैप एंड ऑल इज वेरी नेसेसरी दीज डेज। तो इसमें अल्टीमेटली ये होगा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन हो पाएगा, प्रोग्रेस हो पाएगी, और इंडियन कंपनीज इस सेक्टर में अब आ पाएंगी। स्टार्टअप्स की बात करें तो देखिए स्टार्टअप्स को लेके आप देश भर में स्टार्टअप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी एक जगह पे नहीं बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली स्टार्टअप्स कल्चर जो है वो हल्के हल्के बढ़ रहा है, तो स्टार्टअप्स देश में बढ़ रहे हैं, तो इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस के केस में यहाँ पे बात की गई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये सब डेटा ही ज़्यादा है यहाँ पे इन चैप्टर्स में, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं है। अच्छा, पेटेंट एग्जामिनर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं चाइना में काफ़ी ज़्यादा हैं, इंडिया में कंपैरेटिव काफ़ी कम है। तो ये वाइपो का डेटा यहाँ पे आया हुआ है। आगे बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट की। देखिए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। कोविड-19 के बाद लाइवलीहुड काफ़ी कम हुआ है, लाइफ्स जो हैं काफ़ी गई हैं, तो इसके लिए एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है जो हेल्थ, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। लेबोरेटरी नेटवर्क को यहाँ पे क्रिएट किया गया। 70 करोड़ आपने देखा किस तरह से कोविड टेस्ट हुए, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स आए, ऑक्सी केयर सिस्टम आए, ये सारी चीज़ें आप अब क्योंकि हो चुका है तो इसमें बहुत ज़्यादा यूपीएससी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। एंटी कोविड ड्रग की यहाँ पे बात की गई है, किस तरह से डेवलप किया गया था। 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2G ड्रग आया था, 2DG ड्रग आया था डॉक्टर रेड्डीज लैब का। अल्टीमेटली उसके बाद सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ हमारी सोशल सर्विसेज, ये फिर हम बात करें जीडीपी का जो परसेंटेज है सोशल सर्विसेज का वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर लगभग 20% तक बढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें
तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे सरकार ने डेवलप किया है। टॉयलेट्स जो हैं वो बड़ी हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स, आईसीटी लैब्स बड़ी हैं। टीचर पीपल रेशियो की हमेशा से चर्चा रहती है कि भारत में काफ़ी कम है, तो देखिए टीचर पीपल रेशियो भी बढ़ाया जाने की बात की जा रही है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात करें, यूडीआई आईएससी प्लस का एक डेटाबेस आता है, वो कह रहा है कि ड्रॉप आउट जो है वो कम हुए हैं। इनफैक्ट असर रिपोर्ट ने भी इस रेफरेंस को लिया है और कहा है कि हाँ, पेंडेमिक के टाइम पे जरूर देखा गया था, बट अदरवाइज ड्रॉप आउट्स ओवरऑल आप देखें तो कम है। अब जो रूरल एरियाज के चिल्ड्रन है वो ज्यादा प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कि ये भी बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे वो गवर्नमेंट में जा रहे हैं, जैसे कि शटडाउन हुए लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया पेरेंट्स पे, तो ये एक हो सकता है अच्छा एक आप कह सकते हैं एक अच्छा कंपोनेंट है। गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसी समय वो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छा कर ले, जिससे बच्चे वहां पे टिके रहें। जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफिकल्टी हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, हायर ग्रेड के बच्चों को ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। इसके चलते सरकार ने एक पीएम ई विद्या कॉन्सेप्ट की बात की है। अब यहाँ पे एक डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन है, एक डीटीएच के थ्रू आपको चैनल दिया जाएगा। आप उस चैनल पे एक क्लास का एक चैनल होगा, उस चैनल पे आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिफरेंटली एबल्ड होगा, स्पेशल डीटीएच चैनल होंगे, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, साइन लैंग्वेजेस में उन स्पेशल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ब्लूप्रिंट बनाया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का, इसे रिलीज किया गया किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी जिससे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। एक पोर्टल है जिसका नाम है विद्यांजलि पोर्टल। ये करता क्या है, ये कम्युनिटी वॉलंटियर्स को इंटरेक्ट कराने में हेल्प करता है कि डायरेक्टली वो स्कूल्स के साथ वॉलंटियर्स जो है डायरेक्टली स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और अपनी नॉलेज और स्किल्स जो है बच्चों में बांट सके। आगे बात है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में देखिए इंप्रूवमेंट देखा गया है, अब हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट्स बढ़ गए हैं। रीसेंट इनिशिएटिव सरकार ने जैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को लिया था, 5 साल के लिए है। ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग देगी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में। कौन कौन सी है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्कोप क्या रहेगा कि लोगों को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मिले जो ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, और अल्टीमेटली उनको एक ट्रेनिंग मिले। देखिए पढ़ाई में तो सिर्फ थियोरेटिकल कंपोनेंट आता है, अप्रेंटिस जब आप बन जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले पाते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। एक डिजिटल स्टोर होगा जिसमें एकेडमिक क्रेडिट्स जो हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के, वहां पे सेव रहेंगे, तो यहां से अकाउंट कर लिया जाएगा किस तरह से डिग्रीज दी जानी है। एक ईपीजी पाठशाला काफी लंबे समय से सरकार चला रही है, एमओओसी है ये, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये फ्री दिया जाता है बच्चों को। लेटर से आप स्कूल के बाद कोई आप ट्यूशन ना पढ़ के आप ईपीजी पाठशाला से अपने कोर्सेज को रिवाइज कीजिए, इसमें बीएमए के कोर्सेज रहते हैं, तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। फिर एक उन्नत भारत अभियान है जिसमें ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हायर एजुकेशन को आप यहाँ एंगेज करिए और रूरल एरियाज में बेनिफिट दीजिए। स्कॉलरशिप्स वीकर सेक्शंस के लिए दी जा रही हैं, ये सारी चीजें एजुकेशन में की गई। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है वो ये कहता है कि किस तरह से यहाँ पे स्किल्स जो है लोगों में इंप्रूव हो रही हैं। स्किल्स के साथ साथ अगर आप एजुकेशन की ओवरऑल बात करें तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी जिसमें 50% स्कूल लर्नर्स को एक्सपोजर देने की बात की गई है वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। साथ ही साथ स्कूल्स कोलैबोरेट करेंगे आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स के साथ, लोकल इंडस्ट्री के साथ, सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। देन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स देंगे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करेंगे बच्चों में जिससे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट एजुकेशन उनके पास कोई रोजगार ढूंढा जा सके। वोकेशनल नॉलेज डेवलप की जाएगी। लोक विद्या जो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स को मिलेगी जिससे इंटीग्रेशन होगा। वोकेशनल कोर्सेज जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये कमिटी जो है देखिए किस तरह से वोकेशनल एजुकेशन को डिलीवर किया जाएगा, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, कैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके अलावा एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा जो वोकेशन एंड प्रोफेशन के डिसिप्लिन को एनहांस करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्किल इंडिया मिशन में जो फोकस करता है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग इन प्रोमिनेंट ट्रेड्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, यहाँ पे कौशल केंद्र बनेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग जो है श्रमिक्स को, माइग्रेंट लेबर्स को, ये भी ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है। फिर जन शिक्षण संस्था स्कीम है जिसमें एम किया जा रहा है कि वोकेशनल स्किल नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट्स लोगों को प्रोवाइड की जाए। रूडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वहां पे आप एक वोकेशन बच्चों को दीजिए जिससे बच्चे का भी इंटरेस्ट स्कूल्स में बढ़े।
अभी जैसे अभी हाल ही में हमने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात की, ये भी अभी अक्टूबर 2021 से चल रही है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो एंगेज कर रही है अप्रेंटिस लोगों को, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है कि किस तरह से 137 ट्रेड्स के जो क्राफ्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सिखाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इसमें रहेगी। एक आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल है, ये एक डिजिटल पोर्टल है जो सप्लाई को, मतलब डिमांड और सप्लाई को मैच करेगा। लेटर से मेरे पास स्किल है, ठीक है, और मार्केट में मेरी डिमांड है, तो हम दोनों यहाँ पे मैच हो पाएंगे। कैंडिडेट जो है वो स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और अल्टीमेटली उनका जो डेटा है वो कंपनीज के पास पहुंचेगा, उनकी स्किल्स पहुंचेंगी, ऑटोमेटिकली जो कंपनीज है वो उनको रिक्रूट कर लेंगी। अच्छा, यहाँ पे ना IT बेस्ड AI लगाया जा रहा है, जिससे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर पाए कि जॉब एप्लीकेशन किस जॉब के लिए चाहिए, कैसी डिमांड है, और क्या क्या यहाँ पे उस पर्सन के पास स्किल्स हैं, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं, ये स्पेसिफिक नीड्स को केटर करेंगे फॉरेन कंट्रीज की, जहां पे इंडियन मैन पावर डिमांड में। लेटर से अब चाइना को लगता है कि हमें बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए, तो इंडिया में इस तरह के लोग को ट्रेन किया जाएगा, वहां भेजा जाएगा। ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, तो हमारे यहाँ पे इस तरह के स्किल सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल, तो कंट्रीज स्पेसिफिक स्किल्स दी जाएंगी और उन कंट्रीज में लोगों को भेजने की बात की जाएगी, तो अल्टीमेटली वहां जाके भी वो जॉब्स अपनी ढूंढ सकते हैं। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, तो इसमें PM योजना में नेशनल एक्शन प्लान है, किस तरह से स्किलिंग करनी है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, सफाई कर्मचारी की स्किलिंग को बेटर करना है। एम्प्लॉयमेंट की बात पे सर्वे कहता है, देखिए ट्रेंड्स अभी कुछ थोड़े से खराब थे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो पूरा का पूरा सिनेरियो था वो खराब था, लेकिन हाँ डिक्लाइन देखा जा रहा है, जैसे से रिवाइवल हो रहा है, ठीक है। अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेंगे, अगर आप अर्बन सेक्टर में देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया, यानी एम्प्लॉयमेंट अब वापस आने लगी है। रूरल एरिया में मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैनेज चल रही थी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट का अगर आप डेटा देखेंगे, तो अगर आप EPFO का डेटा उठाएंगे, पेरोल डेटा उठाएंगे, तो उसमें देखा गया है कि किस तरह से नेट एडिशन हो रहा है सब्सक्रिप्शन में, मतलब लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं और लोग अब फॉर्मलाइजेशन सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहे हैं। फॉर्मलाइजेशन मतलब जहां पे आपके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो। इसके बाद डेटा डिमांड देखा गया है, डेटा ऑन डिमांड नरेगा के केस में, तो यहाँ पे भी देखा गया कि स्टेबलाइज हो गई है डिमांड जो है वर्क। अब बहुत ज्यादा वर्क लोग नहीं मांग रहे मनरेगा में, लेकिन हाँ जो कोविड का टाइम था उसमें मनरेगा को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला था, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने काफी फंडिंग की थी और लोगों को काफी रोजगार मिला था। आगे है रूरल लाइवलीहुड को कैसे बूस्ट करें, इस पे सर्वे कहता है कि जॉब क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि देखो सारी जॉब हम नहीं क्रिएट कर सकते, कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और उनको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसी का एक इसमें कदम था। उसमें 3.0 पैकेज आ गया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है PF कंट्रीब्यूशन साथ ही साथ, और इंश्योर कर रही है कि जॉब्स जो हैं वो लोगों की बनी रहें। अब अल्टीमेटली एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी आया था, जिसे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए लाया गया था, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए, उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे थे, ठीक है, जो भी लोग वापस अपने अपने स्टेट्स पहुंच रहे थे उनके लिए ये लाया गया था। अब आगे है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के केस में यहाँ पे रूरल पॉवर्टी को एलिवेट करने की बात की जा रही है, रूरल पुअर को कहा जा रहा है किस तरह से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनकी बने। सोशल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जो मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3,000 की देगी जब 60 इयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोशल प्रोटेक्शन है। ई श्रम पोर्टल पे नेशनल डेटाबेस बन रहा है, जिससे सोशल स्कीम्स की डिलीवरी जो है फैसिलिटेट हो सके। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें 22 करोड़ वर्कर्स जो है रजिस्टर्ड हैं और उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया लैंड लेबर रिफॉर्म्स कैसे कैसे हो, तो 29 लेबर लॉस को आपने देखा अमेलगेमेट करके हमने 4 कोड बनाए। कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020। इन लॉस से जो लेबर मार्केट के ट्रेंड्स हैं वो बदले, मिनिमम वेज को इंश्योर किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया गया, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सेफ्टी बेनिफिट बनाया गया। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेक्टर पे एक्सपेंडिचर जो है वो अभी कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है, किस तरह से वर्स्ट हिट थे हम कोविड के टाइम पे, तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है या फिर एक्सपेंडिचर कर रही है। आयुष्मान भारत लेके आई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें आयुष्मान कार्ड बेसिकली इशू किए गए जिससे लोगों को फर्दर बेनिफिट हो।
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया, इसमें कैपेसिटीज को डेवलप करने की बात की गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कहा गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है उसमें रीजनल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने की बात की गई, यानी अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर जो है वो रूरल सेक्टर में भी हो। जब हम बात करते हैं रीजनल इम्बैलेंस की, तो अर्बन सेक्टर में तो फिर भी टर्शरी लेवल ऑफ सर्विसेज, टर्शरी मतलब हेल्थ केयर में जो बेस्ट काइंड ऑफ, जो आपकी एडवांस स्टेज की सर्जरीज होती हैं, ठीक है, कैंसर थेरेपी हो गई, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। तो टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज रूरल एरिया में बिल्कुल नहीं है। तो वो एक यहाँ पे बात की जा रही है कि रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करना है, हर रीजन में, हर एरिया में उसको क्रिएट करना है। अच्छा, एक ई संजीवनी करके एक एप्लीकेशन पोर्टल है जो पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड कराता है। इसमें केयर और फैसिलिटी जो है मिलती है और सब्सिडी आता है। ये सीधा सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सब सिटीजन्स को है, ठीक है। अगर आप अपने घर में बनते तो ई संजीवनी के थ्रू आप गवर्नमेंट डॉक्टर से ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हेल्थ आउटकम इंडिकेटर्स आ गए। उन्होंने कहा टोटल फर्टिलिटी रेट आपने देखा किस तरह से भारत में बेहतर होता आ रहा है, सेक्स रेशियो अच्छा होता गया, हेल्थ आउटकम बेटर हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक हेल्दी भारत आगे बन रहा है। तो जल जीवन मिशन की भी यहाँ बात की गई है, किस तरह से एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर 2024 तक हर घर जल का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है वो कर रही है। 2022 तक काफी लोगों को पहुंच गया था। आने वाले समय में जो वाटर सप्लाई है वो रीजनेबल लोगों के घर तक रीजनेबली पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सरकार ने ना सिर्फ वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, बल्कि साफ पानी सर्विस डिलीवरी पे, फंक्शनैलिटी पे भी फोकस करना है। लोकल विलेज कम्युनिटी, जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम लोकल विलेज कम्युनिटी मेंटेन करती है, वहाँ पे एश्योर करना है कि हर घर तक पानी पहुंचे। अच्छा, इसमें सेंट्रल रोल वुमेन का है, जहाँ पे 50% मेंबर्स जो हैं वो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी में वुमेन्स को बिठाया जा रहा है, जिससे वो भी सैनिटेशन में पार्टिसिपेट कर सके। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। जो स्टेट्स बेटर परफॉर्म करेंगे उन्हें एक इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वाटर क्वालिटी पे सर्विलांस गवर्नमेंट यहाँ पे रख रही है। स्वच्छ भारत मिशन की आगे बात की जा रही है, कैसे 10 करोड़ टॉयलेट्स को बिल्ड किया। ओडीएफ प्लस भारत हमने लगभग अब बना लिया है, ठीक है। तो ओडीएफ प्लस भारत हो गए, लगभग 2000 गांव जो है वो ओडीएफ प्लस हो गए हैं। तो ओडीएफ प्लस प्लस जो है ये बेसिकली दर्शाते हैं किस तरह से आप सैनिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओपन डिफिकेशन फ्री भारत की यहाँ पे बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात अगर हम करें तो फिर क्लीन कुकिंग फ्यूल आपने देखा उज्ज्वला योजना के थ्रू लोगों के घर तक पहुंचा। सौभाग्य योजना जो है वो पावर फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। तो भारत सरकार कह रही है कि हम हर घर तक बिजली जो है बहुत जल्द पहुंचा देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, साथ ही साथ सड़क योजना, ये दोनों ही काफी सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, हमें डेटा बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, हमें सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फिर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आता है, ठीक है। नीति आयोग का ये जो पावर्टी इंडेक्स है वो ये कहता है कि 25% जो हाउस होल्ड हैं 2016 में वो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, ठीक है। सबसे ज्यादा बिहार में थे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में थे। स्थिति वहां पे अब बेहतर हो रही है। अब देखिए, जो चैप्टर अभी ये 10 देख रहे थे हम, चैप्टर 11 में ना सिर्फ ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारा कुछ काम का नहीं है। इसमें ना अलग अलग इमेजेस दी गई हैं, किस एरियाज में कैसा क्या एग्रीकल्चर है, तो वो इमेजेस के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे यही है कि किस तरह से जियो स्पेशल कार्टोग्राफिक टेक्निक को यूज़ किया गया है, डेवलपमेंट को यहाँ पे इमेजेस के थ्रू दर्शाया गया है। डेटा जो एक्वायर किया गया है, डेटा शेयर किया जा रहा है लोकल इंडस्ट्रीज के साथ, किस तरह से वो बेटर कर सके। गवर्नमेंट इस डेटा को यूज़ कर रही है, इन इमेजेस को यूज़ कर रही है, जिससे वो बेटर सर्विस डिलीवरी कर सके। हमने देखा कि रिलैक्सेशन दिया गया रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में। मैपिंग एक्टिविटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब हाईली सेंसिटिव लोकेशन तक ही प्रोहिबिट कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि भाई जो जैसे अब आप मैप माई इंडिया जैसी कंपनीज देखिए, गूगल मैप देखिए, तो अल्टीमेटली ये इस तरह का जियो स्पेशल डेटा क्रिएट कर सके जो कि फर्दर इनको भारत के लिए यूज किया जाए। अच्छा, एक बात और है कि स्पेसिफिक परमिसिबिलिटी सिर्फ इंडियन एंटिटीज की है। अभी यहाँ पे ये एक्टिविटीज जो जियो स्पेशल डेटा की हैं ये नॉन इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है। तो याद रखिए, गूगल मैप को अलाउ नहीं करेंगे। जो लोकल कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं वो इसको कर सकती हैं। एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस पे रिलैक्सेशन किया गया, किस तरह से आप मैप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1:100 रेजोल्यूशन का, ठीक है, जो कि पहले 1:25,000 2,50,000 रेजोल्यूशन, मतलब एग्जैक्ट बहुत ज्यादा हाईली रेजोल्यूशन के मैप्स अब आप अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत से तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए बाहर की कंपनीज खरीदती हैं, उनको डेटा सेट्स बनाने होते हैं। उसके बाद पब्लिकली फंडेड जियो स्पेशल डेटा के लिए ओपन एक्सेस दे दिया गया डेवलपमेंट पर्पस के लिए, अगर वो डेटा यूज होता है।
यही जानना था इकोनॉमिक सर्वे में, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना था। पूरी सीरीज अब आपके पास अवेलेबल है, आपको पूरी सीरीज को थॉरली देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।